डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर का नेम था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो हमें हमारी नेकेड आई से नहीं दिखे, माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से जिन्हें हम देख पाते हैं, वो किस तरीके से हमारे लिए फ्रेंड मीन्स हेल्पफुल है और किस तरीके से फो है मीन्स हार्मफुल है, नुकसानदेह हैं। तो हमने इनका फ्रेंडली बिहेवियर पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम इसके हार्मफुल बिहेवियर को पढ़ेंगे। तो जो हमने पढ़ा था जस्ट उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग ये थी कि मेजर कैटेगरीज जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। नेक्स्ट है वायरस। वो भी एक माइक्रोस्कोपिक ही है, बट उसमें डिफरेंस ये है कि वो वैसे तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। जब वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करता है, हॉस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तब वो अपना लाइफ का प्रोसेस शुरू करता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एल्गे के टाइप्स पढ़े थे, प्रोटोजोआ के टाइप्स पढ़े थे और कुछ फंजाई जैसे ब्रेडमोड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस के टाइप्स पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं। तो ये अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं जिस भी कंडीशन में रहते हैं। ये आइस कोल्ड यानी बहुत ठंडे क्लाइमेट से ले करके हॉट स्प्रिंग बहुत ही गर्म क्लाइमेट में भी रह सकते हैं। डेजर्ट के एरिया से लेकर के मार्शी लैंड तक रह सकते हैं, यानी वाटरी लैंड जो होता है, गिलगिला सा एरिया होता है नदियों के आसपास का, वहाँ भी रह सकते हैं। और ये ह्यूमंस और एनिमल्स की बॉडी में भी रह सकते हैं। फिर हमने इनका फ्रेंडली बिहेवियर पढ़ा था, किस तरीके से ये हमें कर्ड बनाने में हेल्पफुल होते हैं, दही बनाने में हेल्पफुल होते हैं, ब्रेड कैसे बनाने में यूज़फुल होते हैं, केक, और फिर अल्कोहल के बनाने में इसका क्या यूज़ होता है। कर्ड बनाने के प्रोसेस में हमने लैक्टोबैसिलस का रोल देखा, बैक्टीरिया जो कि कर्ड को फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। हमने ब्रेड बनाने में यीस्ट का यूज़ देखा। नेक्स्ट हमने कमर्शियल यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पढ़ा कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल लेवल पर, एक बड़े पैमाने पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है और उसका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है। लाइक अल्कोहल बनाने में यीस्ट का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद हमने इसका मेडिसिनल यूज़ पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से एज अ मेडिसिन हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। लाइक जो पेनिसिलियम है फंगस, उससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई जाती है। और भी अलग अलग एंटीबायोटिक्स हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एथ्रोमाइसिन, ये सब। इसकी डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1929 में। फिर हमने वैक्सीन के बारे में पढ़ा था। वैक्सीन किस तरीके से जब लगाते हैं बच्चों को या फिर किसी को भी, तो बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज़ जनरेट कर लेती है उन डेड या फिर वीक माइक्रोब जो बॉडी में एंटर किए जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो उनको देखकर बॉडी को लगता है कि सही में कोई इंट्रूडर आ गया है, बाहरी आ गया है, तो उससे लड़ने के लिए वो एंटीबॉडीज़ जनरेट करता है। और जब कभी सही में कोई माइक्रो बॉडी में एंटर करता है डिजीज़ कॉजिंग, तो बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ उसके खिलाफ लड़ने के लिए जनरेटेड रहते हैं, तो बॉडी उससे आसानी से लड़ पाती है। यही रोल होता है वैक्सीन का। वैक्सीन जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो एडवर्ड जेनर ने 1798 में डिस्कवर की थी। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फंक्शन हमने पढ़ा कि वो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करता है। लाइक हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट को इंक्रीज़ करता है। ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया है जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे टाइप है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमने पढ़ा था कि क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, साफ़ करने में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि कुछ वेस्ट्स होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक डीकेइंग प्लांट, सड़े गले प्लांट या फिर एनिमल के वेस्ट्स होते हैं, वो एज अ पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में होते हैं। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से वो कुछ समय बाद डिसअपीयर हो जाते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में, जिससे कि वो प्लांट्स के लिए यूज़फुल भी हो जाता है और इन्वायरमेंट भी साफ़ हो जाता है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नुकसानदेह होते हैं, हमारे फॉ मीन्स हमारे दुश्मन होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। बहुत तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए नुकसानदेह भी होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ह्यूमन्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में डिजीजेज होती हैं, बीमारियाँ होती हैं। सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। वो डिजीज़ कॉजिंग यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से डिजीज़ होती है, उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं।
Some microorganisms spoil food, clothing and leather. Let us study more about their harmful activities. कुछ microorganisms होते हैं वो हमारे फूड को, हमारे कपड़ों को या फिर लेदर की कोई भी चीज़ होती है उसको ख़राब कर देते हैं. लाइक फंगस जो लग जाता है कई बार लेदर में, कपड़े में या फिर किसी फूड में भी, वो हमारे फूड्स को ख़राब कर देते हैं. तो लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़. तो अब हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में एक एक करके. डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स. वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि ह्यूमन्स में डिजीज़ करते हैं, इंसानों में डिजीज़ करते हैं. पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ, वाटर वी ड्रिंक और फूड वी ईट. अब पैथोजेंस हमारी बॉडी में कैसे जाते हैं? या तो एयर के थ्रू जाते हैं या फिर वाटर के थ्रू जाते हैं. हमारे वाटर में चले जाते हैं और हम उन्हें पी लेते हैं, फिर वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं, या फिर फूड के ज़रिए जाते हैं. या एक चौथा कारण ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कॉन्टैक्ट में अगर हम आ गए तो वो हमारे अंदर पैथोजन एंटर कर जाता है. व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एनिमल, वही बात है कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ज़रिए आता है या फिर किसी जानवर के ज़रिए आता है. Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. यहाँ पे एक डेफिनेशन है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ किसे कहते हैं. कम्युनिकेबल यानी जो फैलने वाली बीमारियाँ होती हैं, लाइक कोरोना वायरस. माइक्रोबायल दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी माइक्रोबायल डिजीज़ जो माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में हो जाती है, या फिर एयर के कांटेक्ट से, मतलब एयर से, या फिर वाटर के कांटेक्ट से, या फिर फूड से, या फिर फिजिकल कांटेक्ट से, डायरेक्ट कांटेक्ट से, तो उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज़ इंक्लूड कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस. ये सारी बीमारियों के एग्जाम्पल्स हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं. आज के टाइम में हम कोरोना वायरस को भी ऐड कर सकते हैं. When a person suffering from such common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. जब कोई किसी भी पर्सन को, किसी भी इंसान को कॉमन कोल्ड हो रहा हो, स्नीजेस हो रही हो, छींकें हो रही हो, नॉर्मली ये वायरल है, जो हम कहते हैं नॉर्मली इन्फ्लुएंजा टाइप हो गया है, वो वायरल डिजीज़ है. फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस आर स्प्रेडेड इन द एयर. जब ऐसे पर्सन स्नीज करते हैं, छींकते हैं या फिर कफिंग करते हैं, तो उनके मुंह से निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, मॉइस्चर, गीले गीले जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, फाइन ड्रॉपलेट्स, बहुत छोटे छोटे, उनमें थाउजेंड्स ऑफ वायरस होते हैं जो कि एयर में फैल जाते हैं. इसलिए कोरोना वायरस के टाइम में मास्क लगाना इसेंशियल है. तो इससे वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है. So the virus may enter in the body of a healthy person while breathing and cause infection. अगर हम ऐसे स्नीज करते हैं, छींकते हैं, फिर कफिंग करते हैं, तो वो वायरस इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो जाएगा और इससे वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाएगा, उसको भी ब्रीथिंग में, उसके ब्रीथिंग में पहुंच जाएगा और उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगी. देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज. आप बूझो पूछ रहा है कि तब हम कैसे कम्युनिकेबल डिजीजेज के फैलाव को बचाएंगे. We should keep a handkerchief on the nose and mouth while sneezing. It is better to keep a distance from infected persons. वही बातें आजकल के टाइम में जो हो रही है, हैंडकरचीफ की जगह आज हम मास्क लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, जिनको जो इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं उनसे. नेक्स्ट है, देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. अब जो जिन माइक्रोब्स की वजह से डिजीज़ होती है उन्हें तो हम पैथोजेंस कहते हैं. अब पैथोजेंस को लाने वाले भी कुछ इंसेक्ट होते हैं. नॉर्मली एयर, वाटर और फूड के कॉन्टेक्ट से तो हम कहते हैं कि ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, लेकिन इन पैथोजेंस के कैरियर्स कौन होते हैं, इन्हें लाने वाले कौन होते हैं? तो जो इंसेक्ट्स, जो एनिमल्स इन्हें लाते हैं उन्हें हम कैरियर्स कहते हैं. हाउस फ्लाई इज़ वन ऑफ सच कैरियर. हाउस फ्लाई यानी जो मक्खी है वो भी एक तरीके की कैरियर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाती है. The flies sit on the garbage and animal excreta. जो फ्लाइज हैं, मक्खियाँ हैं, कूड़े पर बैठती हैं, फिर एनिमल के एक्सक्रीटा पे बैठती हैं. और जो पैथोजेंस है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, वो उसके पैर में या फिर बॉडी में स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. जब ये मक्खियाँ हमारे खानों पर बैठती हैं तो वो जो उनके पैरों में, उनके बॉडी में जो पैथोजेंस लगा है वो हमारे फूड में भी ट्रांसफ़र कर देती हैं. So whosoever eats the contaminated food is likely to get sick. और जो भी वो उस contaminated, उस ख़राब फूड को खाएगा वो बीमार पड़ जाएगा. So it is advisable to always keep food covered. इसीलिए कहा जाता है कि खाने को कभी खुला ना छोड़ें, उसे ढक कर रखें अगर बच जाए तो.
अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, और जो अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड हैं, जो बिना ढके हुए रह गए हैं, उनको खाने में अवॉइड करें, यानी उससे बचें। Another example of a carrier of the female Anopheles mosquito which carries the parasite of malaria, Plasmodium। मलेरिया किससे होती है? प्लाज्मोडियम से होती है। तो प्लाज्मोडियम का कैरियर कौन है, उसको ह्यूमंस तक पहुंचाता कौन है, लेके कौन आता है? तो वो है फीमेल एनोफ्लिस मॉस्क्यूटो। ये वाला मॉस्क्यूटो है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। मलेरिया इसकी वजह से नहीं होता, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। और जो ये मॉस्क्यूटो है प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। सो नेक्स्ट है फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। जो डेंगू वायरस है वो तो डेंगू वायरस की वजह से डेंगू होता है, और वायरस का कैरियर है फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो। तो डेंगू भी फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो द्वारा लाए गए डेंगू वायरस से होता है, और जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम जो एनोफ्लिस मॉस्क्यूटो लेके आता है उसकी वजह से होता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? अब क्वेश्चन है कि हम मलेरिया और डेंगू के स्प्रेड को, उसके फैलाव को कैसे रोक सकते हैं? Why does the teacher keep telling us not to let water collect anywhere in the neighborhood? पहले का क्वेश्चन है कि टीचर हमें बार बार ये क्यों कहती है कि अपने आसपास में वाटर को कलेक्ट होने ना दे, इकट्ठा ना होने दे, मोस्टली बरसात के सीज़न में। ऑल मॉस्क्यूटोज ब्रीड इन वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो मॉस्क्यूटोज़ हैं वो जन्म लेते हैं पानी में ही, इकट्ठे पानी में। साफ़ पानी अगर इकट्ठा होता है तो उसमें वो जन्म लेते हैं। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। इसीलिए ज़रूरी है कि किसी को भी कूलर में, टायर में, फ्लावर पॉट में, इन सब में पानी को इकट्ठा ना छोड़ें ज़्यादा समय तक। By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding। हम मॉस्क्यूटो, अब पहले के क्वेश्चन का आंसर है कि हम मॉस्क्यूटोज़ की ब्रीडिंग को कैसे रोक सकते हैं, उसकी पैदावार को कैसे रोक सकते हैं? अपने आसपास के सराउंडिंग को साफ़ सुथरा और क्लीन रखकर। और जो हम कूलर्स यूज़ करते हैं उसमें केरोसिन ऑयल अगर हम डाल देते हैं उसके वाटर में, उसके पानी में, तो मॉस्क्यूटोज़ का ब्रीडिंग नहीं होता है। ट्राई टू मेक लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब इसने कहा है कि कुछ तरीके ऐसे बताओ जिसकी वजह से मलेरिया के स्प्रेड को रोका जा सकता है। हमने बता दिया कूलर में, क्योंकि हम कूलर के पानी को निकाल के तो बिना पानी के कूलर चला नहीं सकते, तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हमारा कूलर भी चले और हम उसमें कुछ केरोसिन ऑयल की कुछ ड्रॉपलेट्स डाल दें, तो उसकी वजह से मॉस्क्यूटोज़ भी ब्रीड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सम ऑफ द कॉमन डिजीजेज अफेक्टिंग ह्यूमन्स, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन द टेबल 2.1। कुछ कॉमन डिजीज़ हैं जो ह्यूमन्स को होती हैं, हम उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, यानी किस तरीके से ह्यूमन में किस मोड से होती है, और कुछ जनरल मेथड्स, और कुछ क्या जनरल तरीके हैं जिसकी वजह से हम इन डिजीज़ से बच सकते हैं, उसके बारे में हम टेबल 2.1 में पढ़ेंगे। सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए होने वाली कुछ कॉमन जो बीमारियां हैं जो ह्यूमन्स को होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग, ह्यूमन डिजीज़। डिजीज़ के नाम है इधर। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? कॉजेटिव कौन है? कॉज किसके कारण से होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, किस तरीके से ह्यूमन्स तक ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहुँचते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी किस तरीके से हम इन प्रिवेंटिव यानी अपने आप को बचा सकते हैं इन बीमारियों से। फर्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरियल डिजीज़ है, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था। एयर की वजह से होता है, यानी कोई ट्यूबरक्लोटिक पर्सन अगर स्नीज करता है, कफ करता है एयर में, तो उसके जो बैक्टीरियाज हैं वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं और वो दूसरे हेल्दी पर्सन्स को भी हो जाते हैं। इसी तरीके से मेजल्स हैं जो कि वायरस की वजह से, मेजल्स लाइक चेचक जिसको कहते हैं, वो वायरस की वजह से होता है, वो भी एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। चिकन पॉक्स है वो भी वायरल है। पोलियो है वो भी वायरस से होता है। जो चिकन पॉक्स है वो एयर या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, यानी टच, एक दूसरे को अगर टच कर दें तो हो जाता है। और पोलियो है वो भी वायरस की वजह से होता है, वो एयर या वाटर से होता है, यानी वाटर से भी ट्रांसमिट होता है और एयर से भी होता है। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। अब ऐसे पेशेंट को जिनको ये बीमारियां हैं उनको आइसोलेशन में रखा जाए, यानी उन्हें अलग रखा जाए और लोगों से, हेल्दी पर्सन से। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। और ऐसे पर्सन्स की, जो इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं, उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स को, उनकी चीज़ों को, खाने पीने के बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, इन सबको दूसरे लोगों से अलग रखें। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज, और सही समय पर बच्चों को इन बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन दिया जाए, टीकाकरण दिया जाए, ताकि फ्यूचर में जब वो बड़े हों तो उन्हें ऐसी बीमारियां ना हों।
BCG का टीका लगता है बच्चों को बचपन में ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट, और पोलियो का लगता है, इसमें तो बहुत कॉमन है। नेक्स्ट है कॉलरा एंड टाइफाइड। कॉलरा बैक्टीरियल है, टाइफाइड भी बैक्टीरियल है। जो कॉलरा होता है वो वाटर या फिर फूड से ट्रांसमिट होता है, यानी कॉलरा का जो बैक्टीरिया है वो वाटर या फूड से ट्रांसमिट होता है, और टाइफाइड का वाटर से ट्रांसमिट होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, यानी हम बच कैसे सकते हैं इससे? मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अपनी सफाई रखें, एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, आसपास की साफ़ सुथराई का भी ध्यान रखें। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, अच्छे से पका हुआ खाना खाना चाहिए, और कच्चा मतलब कुछ भी ऐसे नहीं खाने लग जाना चाहिए। और बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, यानी बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर इसलिए कहा है कि उसके जो माइक्रोब्स हैं और फिर कुछ जो इन्फेक्शंस होते हैं वाटर में, वो अगर बॉयल हो जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। और नेक्स्ट की वैक्सीनेशन, बचपन में ही बच्चों को इन बीमारियों का वैक्सीनेशन लगा दिया जाए, टीकाकरण कर दिया जाए, तो वो इस बीमारियों से लड़ सकेंगे। हेपेटाइटिस ए वायरस से होती है, वाटर से ट्रांसमिट होती है। इसमें हमें करना क्या होता है? बॉइल्ड वाटर ड्रिंक करना होता है, उबला हुआ पानी यानी गर्म पानी, और वैक्सीनेशन टीका इसमें भी। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटोजोआ है, और ये मॉस्क्यूटो के ज़रिए होता है। हमने पढ़ा है फीमेल एनोफ्लिस मॉस्क्यूटो इसका कैरियर है। सो इसकी प्रिवेंटिव मेजर, यानी इससे हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? यूज़ मॉस्क्यूटो नेट, मच्छर का नेट, और रेपेलेंट्स जो कि मच्छर भगाने वाले रेपेलेंट्स होते हैं उनका यूज़ करें। स्प्रे इंसेक्टिसाइड का यूज़ करें जो कीड़े मकोड़ों कीट पतंग को दूर करें। और कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्क्यूटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। और मॉस्क्यूटो की ब्रीडिंग को, उनके जन्म को रोकने का सबसे एक अच्छा तरीका है कि अपने आसपास वाटर को कलेक्ट ना होने दें, पानी को बेवजह इकट्ठा ना होने दें। नेक्स्ट है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। अब हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज़ ह्यूमंस में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, और प्लांट्स में भी होती है। तो अब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीजेज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केवल ह्यूमंस और प्लांट्स में ही डिजीज़ नहीं करते बल्कि एनिमल्स में भी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एंथ्रेक्स एक डेंजरस बीमारी है जो कि ह्यूमन को भी होती है और कैटल को भी होती है, यानी चौपाए जानवर को भी होती है, और ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। दूसरी डिजीज़ है फुट एंड माउथ, यानी फुट एंड माउथ मीन्स यानी पैरों और मुंह में जानवर के घाव होने लग जाते हैं, वो कैटल को ही होते हैं, चौपाए जानवर को ही होता है, और ये वायरस की वजह से होता है। सो नेक्स्ट है कि रॉबर्ट कोच 1876 में फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए थे एंथ्रेक्स कॉजिंग बैक्टीरिया को, यानी एंथ्रेक्स किससे होता है, कौन सी बैक्टीरिया से होता है, उसको डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था, 1876 में किया था। बैक्टीरिया का नाम था बैसिलस एंथ्रेक्सिस। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में किन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिजीज़ होती हैं? सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगरकेन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ करते हैं प्लांट्स में, लाइक गेहूं का प्लांट हो गया, धान हो गया, पोटैटो, शुगरकेन, गन्ना हो गया, एप्पल्स और दूसरे भी प्लांट्स में। द डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। इन बीमारियों की वजह से जो फसल होती है उनकी यील्ड, उनकी पैदावार कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीजेस। कुछ प्लांट डिजीजेस के लिए हम टेबल 2.2 देखेंगे। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। इन डिजीज़ का कंट्रोल किया जाता है कुछ केमिकल्स का यूज़ करके, लाइक पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करके। हम पेस्टिसाइड्स बेसिकली हम लोग इसीलिए डालते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक है प्लांट्स पर, जिसकी वजह से प्लांट्स में डिजीज़ हो जाती है और उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उसको रोका जा सके। तो हम कुछ कॉमन बीमारियों के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे सिट्रस कैंकर। बेसिकली ये खट्टे फ्रूट्स में होता है, सिट्रस नाम से ही लग रहा है खट्टे फ्रूट्स को कहते हैं, तो ये खट्टे फ्रूट्स में होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, और एयर के थ्रू ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट होता है इन प्लांट्स में। नेक्स्ट है रस्ट ऑफ व्हीट, यानी गेहूं की फसल में अक्सर देखा होगा कि ब्राउन ब्राउन कलर का एक धब्बा टाइप लग जाता है, उसे रस्ट ऑफ व्हीट कहते हैं। फंजाई की वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है, और एयर या फिर सीड की वजह से होता है। यानी सीड अगर ख़राब है, सीड में रस्ट ऑफ व्हीट जैसी लाइक कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से फसल ऐसी होगी, या फिर एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है ये फंगस। नेक्स्ट है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी या फिर ओकरा। भिंडी का साइंटिफिक नेम ओकरा है। भिंडी में जो ये येलो वेन मोज़ेक होता है, ये वायरस की वजह से होता है, और इसे इंसेक्ट्स ट्रांसफर करते हैं, कीट पतंग छोटे छोटे जो होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं। येलो वेन मोज़ेक क्या होती है? एक वायरस होता है जिसकी वजह से जो भिंडी के पत्ते हैं उन पे येलो येलो लाइनिंग्स आ जाती हैं।
अब हम पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग क्या होती है। बोजो was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuffs. बोजो अपनी फ्रेंड के द्वारा एक पार्टी में बुलाया गया और उसमें बहुत सारे फूड स्टफ यानी बहुत सारी खाने की चीज़ें उसने खाई। On reaching the home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. घर पहुंचने के बाद उसने वॉमिटिंग करना शुरू कर दिया, उल्टी करना शुरू कर दिया और इसकी वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। The doctor said that this condition could be due to food poisoning. डॉक्टर ने कहा कि ऐसी कंडीशन फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। पहेली wonders how food can become a poison. पहेली जानना चाहती है कि फूड जिसे हम खाते हैं वो पॉइजन कैसे हो सकता है, जहर कैसे हो सकता है। Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. फूड पॉइजनिंग तब होती है जब हम ऐसे फूड को खा लें जो कि स्पॉइल्ड हो, खराब हो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। हम जानते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन अवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे फूड पर जब ग्रो कर जाते हैं तो वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कुछ जहरीले सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देते हैं जो हमारे फूड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फूड स्पॉइल्ड ख़राब हो जाता है और यही फूड पॉइजनिंग का कारण होता है। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। ये जो फूड पॉइजनस है जिसकी जो फूड स्पॉइल्ड हो जाता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करने की वजह से, तो ऐसे पॉइजनस फूड को जब हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो ये सीरियस इलनेस हो जाती है, बहुत भयंकर तरीके से हम बीमार भी पड़ सकते हैं और कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि डेथ तक पहुंच जाता है इंसान। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फूड को प्रिजर्व करें, सुरक्षित करें, उसको ख़राब होने से बचाएं। अब हम पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन, किस तरीके से हम अपने फूड को बचाएं, किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करें। In chapter 1 we have learned about the methods used to preserve and store food grains. चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है, उन तरीकों के बारे में पढ़ा है जिससे हम अपने फूड ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। लाइक नीम की लीव्स हम अपने फूड्स में डाल देते हैं कि उसमें कुछ इंसेक्ट्स, कुछ बैक्टीरिया या फिर फंगस ना लगे। वो भी एक फूड प्रिजर्विंग, फूड को सेव करने का एक टेक्निक है। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। अब क्वेश्चन है कि हम पके हुए खाने को कैसे प्रिजर्व करें, उसमें नीम की पत्ती तो डालेंगे नहीं। You know that bread left unused under moist conditions is attacked by fungus. हम जानते हैं कि अगर हम ब्रेड को कुछ समय तक के लिए मॉइस्ट कंडीशन में, हल्की गीली और हल्की सी गर्म कंडीशन में छोड़ दें और तब उस पर फंगस का अटैक हो जाता है, पैचेस आ जाते हैं ग्रीन या फिर ग्रेइश कलर के। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल्ड अवर फूड। इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड को स्पॉइल्ड कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड आइटम्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज द कलर। जो स्पॉइल्ड फूड आइटम्स होंगे, ख़राब फूड आइटम्स होंगे, उनमें से बुरी सी बदबू भी आएगी, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और उसका कलर भी बदल जाएगा। द स्पॉइलिंग ऑफ फूड ए केमिकल रिएक्शन। इज़ स्पॉइलिंग ऑफ फूड ए केमिकल रिएक्शन। क्या फूड का ख़राब होना एक केमिकल रिएक्शन है? हम आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। पहेली ने कुछ आम खरीदे हैं लेकिन उसने उसे कुछ दिनों से किसी कारण से नहीं खाए। Later she found that they were spoiled and rotten. बाद में उसने पाया कि वो मैंगो स्पॉइल्ड हो चुके थे, ख़राब हो चुके थे और सड़ चुके थे। But she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. लेकिन वह ये जानती है कि जो मैंगो के अचार उसकी दादी बनाती है वो लंबे समय तक रखे होते हैं बट फिर भी ख़राब नहीं होते हैं। She is confused. वो इस बात को लेकर confused है, हैरान है, तो उसका रीज़न हम जानेंगे। Let us study the common food methods of preserving foods in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. कुछ हम कॉमन तरीके देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे कि उन कॉमन तरीकों का यूज़ करके किस तरीके से हम अपने घरों में अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं, सुरक्षित करते हैं। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमें अपने फूड को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से, उनके हमलों से बचाना चाहिए। किस तरीके से? पहला मेथड है केमिकल मेथड। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल जो खाने वाला तेल होता है, लाइक सरसों का तेल वगैरह, और भी बहुत सारे तेल होते हैं, बेसिकली सरसों का तेल रेफर कर रही हूँ। सॉल्ट और एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो सॉल्ट है और ये एडिबल ऑयल है, ये भी केमिकल कंपाउंड है। ये कॉमन केमिकल है, जनरली यूज़ किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को चेक करने के लिए, मीन्स रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। इसलिए इन्हें प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है क्योंकि हमारे फूड को प्रिजर्व करते हैं। हम अपने पिकल्स में इसलिए सॉल्ट और एडिबल ऑयल का यूज़ करते हैं।
वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स, कभी कभी हम सॉल्ट के साथ एसिड प्रिजर्वेटिव्स यानी सिरका और विनेगर भी ऐड करते हैं टू द पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, अचारों में माइक्रोब्स के अटैक से बचाने के लिए। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, जो सोडियम बेंजोएट है और सोडियम मेटाबाइसल्फेट है ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं यानी केमिकल्स हैं जो कि फूड के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, बेसिकली जैम्स और स्क्वैशेस लाइक जो चटनी टाइप होती है, सॉसेस वगैरह और जैम्स, इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनके स्पॉइलेज को, इनको ख़राब होने से चेक करने के लिए, रोकने के लिए। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट यानी जनरली जो सॉल्ट हम यूज़ करते हैं उससे किस तरीके से हम फूड को प्रिजर्व करें। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट और फिश फॉर एजेस, सदियों से ये चीज़ देखी जा रही है कि कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है मीट को और फिश को लॉन्ग टाइम तक अगर हमें प्रिजर्व करना हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो ये चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं इन पर कॉमन सॉल्ट की यानी नॉर्मल सॉल्ट की लेयर चढ़ाई जाती है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मीट और फिश में इन्हें सॉल्ट की एक सूखी लेयर चढ़ाई जाती है जिससे कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाया जा सके। Salt is also used to preserve आंवला, raw mangoes and tamarind. सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए आंवला को, कच्चे आमों को और टमरिंड इमली को। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, अब हम पढ़ेंगे शुगर से किस तरीके से हम अपने फूड आइटम्स को प्रिजर्व करते हैं। जैम्स एंड जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर, जैम्स हो गए, जेलीज हो गए और स्क्वैशेस हो गए, सॉसेस टाइप कुछ हो गया, उसको शुगर के से प्रिजर्व करते हैं। Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food. हम जानते हैं जब मॉइस्चर होता है थोड़ा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, एनवायरनमेंट में, या फिर जहाँ पे हम कोई सा भी फूड रख रहे हैं वहाँ पे अगर मॉइस्चर होगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएगा। तो शुगर मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करता है, इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है, जिससे कि फूड स्पॉइलेज नहीं होता है, फूड ख़राब नहीं होता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, अब ऑयल से और विनेगर से, तेल से और सिरके से कैसे फूड को प्रिजर्व करते हैं। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। जो हम ऑयल और विनेगर, सिरके का इस्तेमाल करते हैं अपने अचारों में, उससे बैक्टीरिया नहीं रह पाता, यानी बैक्टीरिया के लिए जो इन्वायरमेंट होता है वो अनफेवरेबल हो जाता है जब हम अपने पिकल्स में ऑयल और विनेगर ऐड कर देते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, कुछ वेजिटेबल्स हो गए, कुछ फ्रूट्स हो गए, फिश हो गए और मीट्स हो गए, इन सबको अक्सर इसी मेथड से प्रिजर्व किया जाता है। बहुत सारे मेथड्स हैं, जिस कंडीशन में जो सूटेबल होता है लोग उस मेथड को प्रेफर करते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग मेथड पॉपुलर होते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, अब हीट एंड कोल्ड यानी चीज़ों को गर्म और ठंडा करके किस तरीके से हम ट्रीट करें कि हम अपने फूड को प्रिजर्व करें। You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. तुमने अक्सर ये देखा होगा कि तुम्हारी मम्मी मिल्क को बॉयल करती है, उबालती है उसको स्टोर करने से पहले या फिर यूज़ करने से पहले। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बॉयल करने से क्या होता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, और इसी तरीके से अगर हम अपना फूड रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो इतना ठंडा टेम्परेचर हो जाता है, इतना कूल हो जाता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ ही नहीं हो पाती। बैक्टीरिया के लिए थोड़ा सा ह्यूमिड, थोड़ा सा वार्म और थोड़ा सा कोल्ड, इस तरीके सा ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। लेकिन जब रेफ्रिजरेटर में हम रखते हैं तो इतना कूल हो जाता है कि बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता। वजह इसके कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो उतनी ठंडी कंडीशन में भी रह लेते हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। लो टेम्परेचर इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, लो टेम्परेचर भी माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं, इनहेबिट करते हैं, रोकते हैं। वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल, अब बूझो का क्वेश्चन है कि जो पैकेट्स में मिल्क आता है वो तो काफ़ी टाइम मतलब पैक हुए उसे काफ़ी देर हो जाता है, लगभग एक दिन तो टाइम होता ही है, तो वो स्पॉइल क्यों नहीं होता, वो ख़राब क्यों नहीं होता। माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पैस्चराइज्ड। व्हाट इज़ पैस्चराइज्ड, इसकी मम्मा इसको बताती है कि जो पैक मिल्क्स होते हैं वो पैस्चराइज्ड होते हैं। अब इसको क्वेश्चन है कि पैस्चराइजेशन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। पैस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स।
जो पैस्चराइज्ड मिल्क है, जो पैकेट पैक मिल्क होते हैं, उन्हें हम बिना बॉयल किए भी पी सकते हैं। जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा करें तो कोई हार्मफुल नहीं होगा, क्योंकि वो माइक्रोब से फ्री होता है। क्योंकि उसको पैकेट पैक करने से पहले उसे 70 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 15 से 30 सेकंड तक उसे बॉयल किया जाता है, और फिर बॉयल करने के बाद उसे सडनली चिल्ड कर दिया जाता है, यानी ठंडा कर दिया जाता है, फिर उसे पैक कर देते हैं। तो इसलिए हम ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, कोई इससे नुकसान नहीं होने वाला। By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. इस तरीके से हम माइक्रोब्स के ग्रोथ को बचा सकते हैं। जो पैकेट पैक मिल्क होता है, इसीलिए उनमें माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें एक बार गर्म करके और उन्हें चिल कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है, देन उसे पैक करते हैं। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुईस पैस्चर। लुईस पैस्चर ने इस प्रोसेस का डिस्कवरी किया था, इसलिए इस प्रोसेस को पास्चराइजेशन कहते हैं। उसके नेम से ही निकला हुआ ये वर्ड है। स्टोरेज एंड पैकिंग। अब हम पैकिंग किस तरीके से करें और कैसे स्टोर करें कि फूड को प्रिजर्व किया जाए। जनरली हमने देखा होगा कि चिप्स वगैरह होते हैं, अगर हम उन्हें खुला छोड़ देते हैं, उसका पैकेट लूज़ होता है तो वो ख़राब हो जाता है। लेकिन वही वो अगर टाइट पैकिंग में पैक होता है, एयर फिल्ड होता है उसमें, तो वो ख़राब नहीं होता है। बेसिकली अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं वो चिप्स, तो वो स्पॉइल्ड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन उसमें जो एयर भरी होती है वो नाइट्रोजन भरी होती है, उसको ऑक्सीजन से दूर रखने के लिए उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं, क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो ऑक्सीडेशन कर लेगा और वो ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से भी फूड को प्रिजर्व करते हैं, नाइट्रोजन फिल करके। जो पैकेट्स होते हैं चिप्स और कुरकुरे के, उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन द सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। आजकल कुछ ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं और कुछ वेजिटेबल्स भी, जो कि मार्केट में सील्ड यानी सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में बेची जा रही हैं, ताकि उन्हें माइक्रोब्स के अटैक से बचाया जा सके। 2.6 नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, आगे हम उसकी साइकिल भी समझेंगे। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 एंड 7। 6 और 7 में हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनियस प्लांट्स एंड पल्सेस। हमने पढ़ा था ये कि लेग्यूमिनियस प्लांट्स के, जो कि दलहन किस्म के पल्सेस, दाल वाले जैसे प्लांट्स होते हैं, उनकी जड़ों में रहते हैं, उनके रूट्स नोड्यूल्स में रहते हैं, और वहाँ से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जिससे वो नाइट्रोजनस कंपाउंड यूजेबल फॉर्म में नाइट्रोजन कन्वर्ट करके, क्योंकि प्लांट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन नहीं यूज़ करते जिस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, तो इसीलिए ये राइजोबियम बैक्टीरिया उनको एटमॉस्फेरिक प्रेजेंट नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो प्लांट्स को दे देते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। बदले में प्लांट उन्हें फूड और शेल्टर देता है, क्योंकि ये अपना फूड खुद से नहीं बनाते। इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, recall that rhizobiums lived in the root nodules of the leguminous plants. leguminous plants के root nodules में रहते हैं, और such plants such as beans and peas, जैसे beans दाल जैसे किस्म के जो plants हो गए, peas मटर हो गए, which with which it has a symbiotic relationship, और उनमें इनका symbiotic relationship होता है, यानी बदले में ये nitrogenous usable compound देते हैं और उसके बदले में ये food और shelter लेते हैं उन प्लांट्स की जड़ों में। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कभी कभी लाइटनिंग के एक्शन के थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, यानी बिजली जो कड़कती है उसके एक्शन से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन ये जानने की ज़रूरत है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो कांस्टेंट रहता है, ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो जाता है। प्लांट्स अगर उसे ले लेते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो एक साइकिल के थ्रू बैलेंस मेंटेन रहता है और वो एक कांस्टेंट रहता है। यू मे वॉन्डर हाउ, तुम्हें आश्चर्य होगा, हैरानी होगी कि ऐसा कैसे होता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। अगले सेक्शन में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। रूट्स ऑफ अ लेग्यूमिनस प्लांट्स विद रूट नोड्यूल्स। ये लेग्यूमिनस प्लांट है, कोई भी दाल का या फिर मटर का कोई प्लांट है, उनकी जड़ों में ये छोटे छोटे नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं, यही रूट नोड्यूल्स होते हैं जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। अब हम नाइट्रोजन की साइकिल को पढ़ेंगे। अवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो गैस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसमें 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड वाइटामिन्स। नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, एक ज़रूरी कॉन्स्टिट्यूएंट है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि वो प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक एसिड में, वाइटामिन्स में।
The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals. हम जानते हैं कि जो atmospheric nitrogen है उसे plants and animals directly consume नहीं कर सकते. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen. Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their root system. Nitrogen is then used for the synthesis of plant proteins and other compounds. Animals feeding on the plants get these proteins and other nitrogen compounds. कुछ बैक्टीरियाज हैं लाइक राइजोबियम हो गया, कुछ लाइक साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ले करके उसे नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, यूजेबल नाइट्रोजनियस कंपाउंड में. वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड, जब एक बार नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है यूजेबल कंपाउंड्स में, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स उसे यूज़ कर लेते हैं फ्रॉम द सॉइल से अपनी रूट्स के सिस्टम के ज़रिए. नाइट्रोजन इज़ देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स. जब प्लांट्स इन्हें कंज्यूम कर लेते हैं तो प्लांट इन नाइट्रोजन की हेल्प से प्रोटीन बनाते हैं और दूसरे कंपाउंड्स बनाते हैं. और जो एनिमल्स इन प्लांट्स को खाते हैं उनकी बॉडी में भी ये प्रोटीन चला जाता है और अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड वो भी ले लेते हैं. इस तरीके से प्लांट और एनिमल दोनों की ही नाइट्रोजनस कंपाउंड की जो नीड होती है वो पूरी हो जाती है. When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous wastes into nitrogenous compounds to be used by plants again. जब जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जब वो मर जाते हैं, हम जानते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में नाइट्रोजनस कंपाउंड को, वो यूजेबल नाइट्रोजनस कंपाउंड को कंज्यूम करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स. प्लांट्स ऐसा करते हैं, एनिमल्स उन्हें खाते हैं तो उनकी बॉडी में भी प्रोटीन और अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड जाते हैं. जब वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी का जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है वो तो कहीं जाता नहीं है, वो उनकी बॉडी में ही रहता है. तो उनके मरने के बाद जो बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट है हमारे सॉइल में, वो कन्वर्ट कर देते हैं उन नाइट्रोजनस वेस्ट को. उनकी बॉडी एक नाइट्रोजनस वेस्ट की तरह हो जाती है, उसे नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि अगेन प्लांट यूज़ कर लेते हैं. मीन्स टोटली कि वो वेस्ट नहीं होता, दोबारा यूज़ किया जाता है. Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere. और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं वो जो कि उन्हीं नाइट्रोजनस वेस्ट का कुछ को तो नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और कुछ को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि वापस एयर में चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है. फिर से वही प्रोसेस कंटिन्यू होता है. राइजोबियम या फिर साइनोबैक्टीरिया उसे कन्वर्ट करेगा यूजेबल नाइट्रोजनस कंपाउंड में, फिर देन उसे प्लांट यूज़ करेंगे, फिर वो एक साइकिल की तरह चलता रहेगा. एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट. इसका परिणाम ये होता है, रिजल्ट ये होता है कि जो परसेंटेज है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में वो कम या ज़्यादातर करके लगभग कांस्टेंट ही रहता है, स्टेबल ही रहता है. हम इस साइकिल को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है साइकिल. फर्स्ट है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो दो फॉर्म में कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बन के सॉइल में आता है. एक तो लाइटनिंग के जरिए, बिजली के जरिए, बिजली जो कड़कती है उसके थ्रू भी होता है. दूसरा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है किसी बैक्टीरियाज की वजह से, जैसे कि राइजोबियम हो गया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं. वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉइल को दे देते हैं एज अ कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल. सॉइल के द्वारा सॉइल में जो प्रेजेंट होता है प्लांट्स उसे सॉइल से ले लेते हैं, अपटेक बाय प्लांट्स में भी आ जाता है ये कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड. फिर जो एनिमल्स उसे खाते हैं उनकी बॉडी में भी आ जाता है. सो एक साइकिल इधर से बनती है कि नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ. वो जो एक्सक्रीशन करते हैं अपनी बॉडी से, जो निकालते हैं वेस्टेज को, और या फिर जब वो मर जाते हैं तो ये जो दो तरीके के वेस्ट होते हैं इन्हें फिर बैक्टीरिया डिकम्पोज करके फिर से कंपाउंड्स ऑफ सॉइल में दे देता है. हमने अभी पढ़ा है कि कुछ बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज करके अगेन उसे प्लांट यूज़ कर लेते हैं, यानी कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन अगेन सॉइल में आ जाते हैं. और फिर उन्हीं वेस्टेज को कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में कर देते हैं. यहाँ हमने पढ़ा था कि certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere. So ये वही बात है कि बैक्टीरिया turn compounds of nitrogen into gases nitrogen. वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को नाइट्रोजनस गैस में कन्वर्ट कर देता है, दोबारा से फिर वो एटमॉस्फेयर में वापस पहुंच जाता है. और इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, यहाँ से यहाँ,
यहाँ, फिर देन यहाँ, फिर उसके बाद उसे प्लांट्स लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं, फिर उनका जो वेस्ट हो, फिर एक्सक्रीशन या फिर डेथ होता है वो अगेन सॉइल में आ जाता है। सॉइल कुछ तो डायरेक्टली उसे प्लांट यूज़ कर लेते हैं दोबारा से, कुछ बैक्टीरियाज कुछ पार्ट्स को कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में दोबारा से भेज देते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है और इस तरीके से ये साइकिल स्टेबल रहती है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।